Very good mornings to you, students. So today we are at the final part of our this chapter, which is the lesson is political science post World War political developments. Okay, ये lesson जरा बड़ा था क्योंकि ये एटलीस्ट ये अभी जैसे हमने देखा है ऑलरेडी एक अराउंड 7-8 पेजेस का लेसन है और ये हमें डिटेल में इंट्रोड्यूस कर रहा था कि कैसे पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज होने लगी ड्यूरिंग द आफ्टर द वर्ल्ड वॉर्स। जो दो वर्ल्ड वॉर्स हुए थे कौन से साल में हुए थे? पहले एक 1914 से लेके 1918 में हुआ, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ वो 1935 से लेके 36 से लेके 45 तक चला। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे वर्ल्ड वॉर जो है वो चलते गया, लेकिन पहले जो था वो 4 साल के लिए, दूसरे जो था वो 6 साल तक चला। लेकिन इसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए, जैसे हमने देखा कि बहुत सारी तबाही हो गई, चलो फिर बाइपोलराइजेशन ऑफ द कंट्रीज टुक प्लेस, फिर दो बड़े जो है पॉलिटिकल कंट्रीज हो गए, डिवीजन हो गए, बाइपोलराइजेशन जैसे अमेरिका और रशिया हो गया। फिर जो कंट्रीज हो गए थे या तो अमेरिका के साइड करने लगा या तो रशिया के साथ, ये दोनों सुपर पावर नेशंस में जानने लगे। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि दोनों के बीच में क्या हुआ था, कोल्ड वॉर डेवलप हुई। कोल्ड वॉर का मतलब होता है मनमुटाव, wherein no country is the one country which is not on talking terms to other country, means there is no war, यानी हथियार लेके कोई वॉर नहीं चल रहा है, युद्ध नहीं चल रहा है, लेकिन उनके बीच में तनाव का माहौल है, उनके बीच में हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक माहौल बना रहता है, या उनके बीच में मनमुटाव रहता है, उनके बीच में कोई बातचीत बंद होती है, कोई भी एक दूसरे को सहायता करने से बंद होते हैं। लेकिन जैसे हमने देखा कि अब तक हमने देखा कि बाद में उनको खुद को ये महसूस हुआ कि न्यूक्लियर पावर, जैसे हमने देखा कि वो अपनी आर्मी, मिलिट्री, न्यूक्लियर पावर, एनर्जीज, वेपन्स, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, ये सारे की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करने लगे, अपनी सारी रिसोर्सेस करने लगे। लेकिन उनको ये पता चला कि ये कहाँ तक आके रुकना है, कहीं ना कहीं ये हमें तबाही की तरफ बढ़ते जा रहा है, कि सारी जो कंट्रीज हैं, सारी जो जो अपनी एक ग्लोबल लेवल पे हम देखेंगे तो अगर ये सिर्फ हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ यानी तबाही की तरफ लेके जाएगी, तो इसलिए उनको समझ में आया कि हमें इस चीज को बंद करना पड़ेगा। तो उस बीच में इंडिया ने जो है वो अपने स्टैंड ले लिया था कि वो किसी भी एक तरफ झुकेगा नहीं, किसी भी एक कंट्री की तरफ नहीं, वो सबके साथ अपने संबंध यानी सही रखेंगे। ये हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देशत्व में। फिर उन्होंने, हमने देखा कि उन्होंने नॉन अलाइनमेंट, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने अपने नेतृत्व में ये रखा कि हमने नॉन अलाइनमेंट यानी किसी के साथ हमने अपनी बना के नहीं रखनी है, लेकिन हमने सबके साथ सही से रहना है और हम एक डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ेंगे। ऑल्सो वी विल नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, फिर जैसे इन्होंने युगोस्लाविया के जो थे मार्शल टीटो, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट जो थे जमाल अब्दुल नसीर, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया जो थे डॉक्टर सुकरानो, एंड प्रेसिडेंट ऑफ गाना जो थे, इन्होंने आके ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट साइन की। दो सारे इकट्ठे आए और उन्होंने डिसाइड किया कि हमने इंपीरियलाइजेशन, कोलोनाइजेशन को खत्म करना है, एंड वी विल स्टार्ट विद डेमोक्रेसी एंड वी विल ब्रिंग अबाउट द we will have this movement based on principles of humanism, global peace and equality. So this was what all they decided, and they came unto this, they made a demand of a new international economic order. Many of these countries came together और उन्होंने सोचा एक नई इकोनॉमिक ऑर्डर लेके आएंगे। सो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी लोगों के जो इंटरनेशनल कंट्रीज है, यानी सारी कंट्रीज जो है जो इंटरनेशनली कनेक्टेड है, इनके बीच में एक नई आर्थिक स्थिति, आर्थिक नीतियां बनानी चाहिए। So this is how they thought, and it gave these countries a confidence to assert themselves with self-respect and international politics.
क्योंकि अब तक ये जो कंट्रीज थे, जैसे हमारी भी थी, अफ्रीका भी थी, ये सारे जो छोटे मोटे कंट्रीज थे, इनको थर्ड वर्ल्ड का दर्जा दिया गया, जैसे कि इनकी कोई अहमियत ही नहीं है, जैसे कि ये कोई मायने ही नहीं रखते, बस एक दो चार सुपर पावर्स है, बस यही है, और इनके अंडर ही सबको आना है। बट विथ दिस नॉन अलाइनमेंट जो उन्होंने पॉलिसी बनाई, तो इस वजह से क्या हुआ, विद दिस ऑल स्मॉल कंट्रीज ऑल्सो गॉट इक्वल रिस्पेक्ट, they also got equal confidence to assert themselves. Assert yani baat rakhna apna, batana. Okay, so this is how we found the changes. Now we will see end of the Cold War. Now, like we came to understand, literally after 45 years, the Cold War was continued between America and Russia. Also, there were Cold War going on in many other countries also. तो वी विल लर्न कि ये कोल्ड वॉर कैसे खत्म हुआ और उसका क्या क्या नतीजा हुआ, क्यों हुआ. ओके, सो नाउ कमिंग टू दैट, द कोल्ड वर्ल्ड वॉर that had dominated international politics since 1945 came to an end. It was an important event that happened towards the end of the century. There were many reasons for the end of Cold War as given below. अभी जैसे मैंने पहले भी कहा था, उन्होंने भी यही समझाया कि ये जो कोल्ड वॉर था पॉलिटिक्स को, जो 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जो शुरू हुआ था, ये कई सालों तक चला गया, लेकिन जैसे हमने देखा कई सारी ऐसी वजह थी जिन वजह से उन्होंने इसको खत्म करने की कोशिश की और इसको खत्म करना ही मुनासिब समझा. तो क्या क्या वजह थी वो बता रहे. The first reason was the Soviet Union adopted the policy of opening up the economy. The state loosened up its control of economy. जैसे हम पहले भी जानते हैं कि सोवियत यूनियन जो था वो अपने इधर आज भी कम्युनिस्ट स्ट्रीम फॉलो करता है. कम्युनिज्म का मतलब मैंने बहुत बार पहले भी समझाया. व्हाट इज कम्युनिज्म? कम्युनिज्म इज नथिंग बिलोंग्स टू एन इंडिविजुअल. किसी की मालकाना हक नहीं है किसी चीज पे. मानो आप अपने घर के अंदर भी, जैसे इंडिया में अभी हम डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, तो जो कुछ हम अपने घर में लाते हैं या हमारी फैमिली के लिए लाते हैं वो हमारा हो जाता है, उसके ऊपर हमारा मालिकाना हक हो जाता है. जैसे हम घर खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, या छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीजें खरीदते हैं, जो हम खरीदते हैं वो हम हमारे लिए, हमारे घर के लिए, उसके ऊपर हमारा हक होता है. लेकिन जो एक कम्युनिस्ट स्ट्रीम फॉलो करते हैं, जिसे हम इनडायरेक्टली एक तानाशाही का भी नाम देते हैं, जो वहां पे वो फॉलो करते हैं, जैसे चाइना या रशिया हो या नॉर्थ कोरिया हो, ये वो सिद्धांतों को फॉलो करते हैं कि जो एक इंसान का है या जो देश का है वो सबका है, और जो सबका है वो देश का है. कोई भी चीज ऐसे नहीं, यानी आप काम अगर कर रहे हो तो आप देश के लिए कर रहे हो, आप वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है उनके लिए कर रहे हो, और उनको उसका प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट वो सब में अपने हिसाब से बांटेंगे. अगर जैसे आप घर में भी आप अपने कुछ पेंटिंग भी करवाना हो, तो आप ये नहीं कर सकते वहां पे कि हम अपने हिसाब से करेंगे डिजाइन. हमने घर बनाया तो हम अपने हिसाब से बनाएंगे. जो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, आपको उनके धारा ही, उनके अंदर ही रहकर, सीमित रहकर आपको काम करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये जो चीज थी सोवियत यूनियन की, वो उन्होंने सोचा. लेकिन जहां तक लोगों के यानी वर्ल्ड के नजरिए से हो, अगर दुनिया के नजरिए से हो, अगर वो बाकी कंट्रीज के नजरिए से, तो हमें हमारी जो नीतियां, पॉलिसी है, उसको खोलनी पड़ेंगी. जो आर्थिक नीतियां हैं उसको हमें सबके लिए खोलना पड़ेगा. हम अपने तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो अपने कंट्री में फॉलो करते हैं वो तो हम दूसरों पे ऊपर जबरदस्ती नहीं लागू कर सकते हैं. तो उन्होंने सोचा द स्टेट लूजनड अप इट्स कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी. स्टेट यानी यहाँ का मतलब होता है जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे रशिया के. जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, वैसे वहां पे प्रेसिडेंट होते हैं, और कंट्री को स्टेट बोलते हैं. ओके, इट डजंट मीन कि पर्टिकुलर स्टेट जैसे महाराष्ट्र एंड दिस दैट एंड ऑल. इट मीन्स होल ऑफ द सोवियत यूनियन. उन्होंने सोचा वी विल लूजन अप इट्स कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी. हम हमारी जो है वो इकोनॉमी के ऊपर अपना जो कंट्रोल है उसको थोड़ा सा छूट देंगे. Second point, the then president of Soviet Union, Mikhail Gorbachev,
implemented the policies of perestroika. It means restructuring and glasnost यानी openness. यानी तब तक जो वो हमेशा, मैंने जैसे अभी भी कहा, जैसे उनकी एक सीमित सोच थी, या जैसे वो सोचते थे कि नहीं हमें हमारे कंट्री को कैसे चलाना है, उन्होंने वो चीजें, लेकिन जब दूसरे कंट्रियों के साथ जब वो अपना व्यवहार बढ़ा रहे हैं, जब अपना ट्रेड बढ़ा रहे हैं, या इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, या लेन देन बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा उसमें होना चाहिए एक ओपननेस. और पहला पॉइंट क्या था उनका? पहला पॉइंट क्या देखा हमने? रिस्ट्रक्चरिंग यानी पूरी तरह से फिर से उन चीजों को रिस्ट्रक्चर करना, फिर से सारी चीजों को वापस से रूल्स एंड रेगुलेशंस नए तरीके से बनाना. रिस्ट्रक्चर करना यानी पहले से जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ था उसके अगेंस्ट नए तरीके से. तो रिस्ट्रक्चरिंग एंड ओपननेस. और तभी कौन प्रेसिडेंट थे? प्राइम मिनिस्टर, जो उनके जो थे प्रेसिडेंट कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव. ओके. Due to these policies, the control over the media reduced. Important changes took place in political and economic spheres. That is, these spheres were restructured. They gave impetus to democracy. अब जो मीडिया की जो उनके ऊपर होल्ड थी उसको कम किया गया. और जैसे अभी मैंने कहा, उन्होंने इम्पेचस यानी तवज्जो यानी जोर किस पे दिया? डेमोक्रेसी के ऊपर. थर्ड पॉइंट, as the East European countries under the influence of Soviet Union adopted the capitalist and democratic paths, the regimes there changed. अब जैसे मैंने कहा पहले भी, सोवियत यूनियन जो है उन्होंने कैपिटलिस्ट, जो अमेरिका है वो कैपिटलिस्ट वे ऑफ वर्किंग फंक्शनिंग था, और जो डेमोक्रेटिक पार्ट जो बाकी कंट्रीज थे उन्होंने इन दोनों का मेल लिया. एंड उन्होंने अपनी जो रेजिम्स यानी रिचुअल या रूल्स, जो एक रेगुलेशंस उनकी होती हैं, जो हमेशा उनकी जो मान्यता है, ये उन्होंने बदली ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज से प्रभावित होके, इन्फ्लुएंस होके. ओके. देन फोर्थ, द सोवियत यूनियन disintegrated and several new nations were created out of it. Russia was the biggest country in Soviet Union. सोवियत यूनियन का मतलब होता है सोवियत रीजन जो भी थे उनका यूनियन बनके उन्होंने एक बड़ा रशिया करके, सो इट वाज नोन एज यूएसएसआर बिफोर, यूनाइटेड स्टेट सोवियत यूनियन, ऐसे उन्होंने ऑफ रशिया, ऐसे उन्होंने पूरा लिखा, पहले लिखा जाता था. लेकिन उन्होंने उसके फिर बाद में हिस्से किए, डिसइंटेग्रेट किया, यानी उनको अपने से अलग किया और अलग अलग नए नेशंस फॉर्म हुए. ठीक है. So these are the 4 points which were the reasons for ending the world war. क्योंकि अभी रशिया को भी पता चला कि वो अकेले तो सारी दुनिया को नहीं होल्ड कर सकता है और हमेशा ये वॉर की स्थिति हो जाएगी. तो उन्होंने सोचा चलो हम भी ऐसी पहल करते हैं जहाँ पे शांति हो. शांति कैसे होगी? सिर्फ हम अपने कायदे और रूल्स और रेगुलेशंस करेंगे तो नहीं होगा ना, हमें भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा झुकना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो जो है वो पीस मेंटेन होगा. तो रशिया ने ये कदम, 4 कदम उठाए. ओके. नाउ दे आर गिविंग अस एडेड इंफॉर्मेशन इन द बॉक्सेस. NATO still exists, but its nature is no longer military. Find out the countries that are members of NATO. NATO जो है वो मिलिट्री के अंडर आता था, मिलिट्री पावर के अंडर आता है, लेकिन वो आज भी पूरी तरह वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो आज भी कई सारी जगहों पे देखा जाता है मिलिट्री रूल, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज में नेटो लागू है आज तक. ओके. now they are giving us another, this is like suggest a word, like when there is only one superpower and several countries are dependent upon it, such an international system is called a unipolar system. जैसे बाय मैंने कहा था यानी 2, यूनि का मतलब है 1, जहाँ पे सिर्फ एक ही सुपर पावर है और बहुत सारे कंट्रीज उस पे डिपेंड है, उन पे निर्भर है, तो ऐसे इंटरनेशनल सिस्टम को कहते हैं यूनिपोलर सिस्टम. The divisions of nation between two superpowers is called bipolarization. जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे लोग 2 हिस्सों में बढ़ गए थे कि इधर वो अमेरिका के साथ हो या वो रशिया के साथ हो, जुड़ जाए, तो इसको बोलते हैं बाइपोलराइजेशन, यानी 2 हिस्से बनना. ओके. 2 सुपर पावर्स के बीच में चुनना.
When many countries emerge as superpowers in international system, what can that system be called? अब इसको क्या बोलते हैं, पूछते हैं, वो हमें ये सवाल पूछते हैं, सोचने पे मजबूर करते हैं कि वो इंटरनेशनल सिस्टम क्या है जहाँ पे सारे कंट्रीज इकट्ठे आते हैं। तो इसको जो नाम दिया जाता है, आप अगर सोचोगे तो इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो ना ये किसी एक कंट्री के अंडर है, ना ये किसी दो हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन सारे कंट्रीज इकट्ठे आते हैं, तो इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ओके, now write an essay on the topic of utility of wars. Some points have been given below to help you discuss them. यानी यहाँ पे ये जो बॉक्स है, ये आपके होमवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका होमवर्क है आज के लिए, कि आपको फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर यानी क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं वॉर के, वो आपको लिखना है। क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं या क्या क्या परिणाम, यानी क्या क्या निरर्थक। फ्यूटिलिटी का मतलब होता है निरर्थक। वॉर निरर्थक क्यों है? why is it not necessary, why is it useless activity to be done? क्यों हमें लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए, वॉर नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए? इसके ऊपर आप लोगों को कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए। एक, एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय डिस्कशन एंड नेगोशिएशन, प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व बाय वॉर, एंड पॉइंट्स पुट अ स्पैनर इन द व्हील ऑफ डेवलपमेंट। स्पैनर यानी जैसे हम बोलते हैं पंक्चर डाल देते हैं, व्हील, किसी भी व्हील में पंक्चर डालते हैं ना, तो वो व्हील रुक जाती है, बंद हो जाता है। तो उसी तरह जो वॉर है कैसे इन सारी प्रॉब्लम्स को करते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, प्लीज डू योर होमवर्क राइटिंग द इल इफेक्ट्स ऑफ वॉर या फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। ओके, नाउ कमिंग टू पोस्ट वर्ल्ड वॉर, the Cold War came to an end with the disintegration of Soviet Union, which till then had been a superpower. As a result, major changes took place in world politics. For example, now post-World War, जो post-Cold War, okay? यानी ये जो कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, सोवियत यूनियन तो डिसइंटीग्रेट हुआ, जो तब तक एक सुपर पावर माना जाता था, लेकिन और भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और भी काफी सारी चेंजेस हुए। ये जो पहले 4 पॉइंट्स हमने देखे, विच ऑल 4 पॉइंट्स वी हैव सीन, दैट इज व्हाट चेंजेस केम इन सोवियत रशिया। ओके, सोवियत यूनियन में क्या क्या हुआ वो हमने देखा, लेकिन ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या क्या चेंजेस हुए वो हमें अभी यहाँ पे दिखाई देंगे। फर्स्ट, अमेरिका रिमेन द ओनली सुपर पावर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अमेरिका जो है वो इकलौता एक सुपर पावर रह गया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। A conducive atmosphere prevailed for the growth in trade and economic relations between and among the nations. Okay? Conducive का मतलब होता है यानी एक अच्छा माहौल बना, एटमॉस्फेयर कंडक्टिव बना, for what? For growth in trade and economic relation between and among countries, यानी आर्थिक रूप में, आर्थिक स्थिति में, आर्थिक नीतियों में, और जो ट्रेड होती है आपस में, जो ट्रेड संबंध होते हैं उनके बीच में क्या हुआ, एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया, जो एक नेशंस के बीच में भी और उनके आपसी रिलेशंस में भी, संबंधों में भी। कैपिटल लेबर मार्केट and information circulated throughout the world. Ideas spread freely as well. अब जो लोगों के बीच में जो उनके पास पैसा है, कैपिटल है, उनके बीच में जो ये बोलते हैं ना, अपना मोड़ी मोड़ी जिसे बोलते हैं, या कैपिटल होता है, उनकी जो बेसिक पैसा होता है, लेबर जो होता है, जैसे हम देखते हैं लेबर यानी हम देखते हैं जैसे लोग एक दूसरे के कंट्रीज में जाकर काम करते हैं वहां पे। ओके, जैसे हम इंडिया से कई सारे लोग जाते हैं जो अब्रॉड काम करते हैं वेरियस फील्ड्स में। फिर मार्केट जो है, हम देखते हैं कि वहाँ का सामान यहाँ आता है, यहाँ का सामान वहाँ होता है। तो इस तरह से सारे ग्लोब में, सारे कंट्रीजों के बीच में जो कैपिटल है, लेबर है, मार्केट है, इंफॉर्मेशन जो है, जैसे टेक्नोलॉजी होती है या कोई भी ऐसे दूसरे जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती है, सैटेलाइट्स होती है या और कोई, ये सारी चीजें जो है वो आपस में मेलजोल उनका बढ़ने लगा, वो आपस में वो एक्सचेंज करने लगे, सर्कुलेटेड। और जो उनकी जो आइडियाज होती हैं, उनके जो
टेक्नोलॉजी होती है, ये फ्रीली स्प्रेड होने लगे सारे कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट, as all nations of the world decided to give priority to trade relations, the idea of giving aid to other nations fell behind. Instead, efforts began to be made to establish economic relations. The description of a country which was opposed to another has now changed from enemy nation to rival nation. Okay, now जैसे सारे nations ने क्या decide किया, उन्होंने ये भी decide किया कि हमने प्रायोरिटी किसको देना है, ट्रेड रिलेशंस को, एंड एक दूसरे को एड देना ये उनके दिमाग से धीरे धीरे कम होने लगे, यानी किसी को सहायता नहीं करना है हमने, लाइक हमने किसी को ऐसे ही मदद नहीं करनी है। तो ये धीरे धीरे क्या हो गया, ये कम होने लगा कि हम एक दूसरे को सहायता तो नहीं करेंगे, हम अपना अपना देख लेंगे, हम अपनी अपनी चीजों को, अपनी अपनी कंट्री को स्ट्रांग बनाएंगे। इंस्टेड क्या होने लगा, एफर्ट्स बिगन टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक रिलेशंस, यानी हमने क्या करना है, बिजनेस करना है। सबने सोचा कि हमने तो बाबा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है, तो हमने अपना अपना सामान कैसे एक दूसरे को बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाना है, इकोनॉमिक रिलेशंस हमने कैसे हमारी बढ़ानी है। एंड जैसे भी कोई कंट्री अपना दुश्मन हो, ऑपोजिशन में हो, तो उसको एनिमी नेशन कहने के बजाय क्या कहने लगे, राइवल। राइवल का मतलब है कंपटीटर, जो भी होता है वो जो हमारा कंपटीटर होता है हम उसको बोलते हैं राइवल। ओके, जिसके साथ हमारी कंपटीशन लगी होती है तो उसको बोलते हैं हम राइवल। तो दुश्मन बोलने के बजाय जैसे अगर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो जनरली व्हाट इज हैपनिंग, वी डोंट से ही इज अ एनिमी, एनिमी क्या बोलते हैं, टीम, वी विल से इज अ राइवल टीम। क्यों राइवल टीम, क्योंकि वो हमारे साथ compete कर रहा है, दुश्मन नहीं है वो हमारा, लेकिन कंपटीशन में वो हम उसको, वो हमारा राइवल है। ओके, सो ये उन्होंने टर्म्स यूज करना शुरू किया। नाउ दिस वर ऑल द इफेक्ट्स व्हाट, ग्लोबली, जो ग्लोबल इफेक्ट्स हुए पोस्ट द वर्ल्ड वॉर। तो अमेरिका जो है वो फर्स्ट पॉइंट में क्या हुआ, अमेरिका जो है वो एक पावरफुल कंट्री की तरह उभरता आ गया। सेकेंड, एक कंडक्टिव एटमॉस्फेयर हो गया ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस में, जहां पे कैपिटल, लेबर, मार्केट, इंफॉर्मेशन स्टार्टेड सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड आइडियाज स्प्रेड फ्रीली। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि नेशन जो है वो सिर्फ अपने इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में सोचने लगे और किसी को सहायता, एड देने से उन्होंने उनको नहीं सोचते थे। और साथ में उन्होंने ये टर्म किया कि जो एनिमी नेशन के बजाय वो एक दूसरे को राइवल नेशन कहने लगे, मानने लगे। राइवल तब होता है जब हम सामने वाले को, चलो एनिमी तो दुश्मन ही है, यानी बिल्कुल भी उसके साथ कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन फर्क ये होता है जब हम उसको राइवल बोलते हैं, यानी हमें किसी भी तरह उससे आगे जाना है। हम देखते हैं ना स्पोर्ट्स में भी हम compete करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसी भी तरह हमें उनसे आगे आना है, बढ़ना है, चाहे हम उसको कैसे भी डिफीट कर ले। तो ये राइवलरी का एक एटमॉस्फेयर बनने लगा। The responsibility of the United Nations has increased. The United Nations now had to take more concrete steps to maintain global peace and security. अब जो यूनाइटेड नेशंस जो तभी था, यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ था, उन्होंने क्यों फॉर्म हुए थे, क्योंकि ताकि सारे कंट्रीज इकट्ठे आए और आपस में तालमेल बिठा के एक दूसरे की सहायता भी करें और सारे लोगों को, सारे कंट्रीज को बढ़ावा दें ट्रेड और इकोनॉमी में, और सबको इक्वल हक दें, ये नजरिए से आए। लेकिन क्योंकि ये सारी चीजें होने लगी तो उनके ऊपर भी जिम्मेवारी बढ़ने लगी, तो उन्होंने क्या किया, दे हैड टू टेक मोर कॉन्क्रीट स्टेप्स टू मेंटेन ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। अब अगर फिर से अगर वो तनाव वाला, कंपटीशन वाला माहौल आ गया, या एक दूसरे की सहायता नहीं करने लगे, या सिर्फ अपने इकोनॉमिक रिलेशन के बारे में सोचने लगे, तो ग्लोबल पीस होगा, नहीं होगा। क्या उनको एक दूसरे की सिक्योरिटी महसूस होगी, नहीं होगी। तो ये चीजों के लिए उनके ऊपर क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस के ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी आ गई इस चीज को बनाए रखने के लिए, ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट environmental protection, fostering of human rights, gender equality, and management of natural calamities now acquired a global dimension. अब जो भी एनवायरमेंट में जो भी फैक्टर्स होते हैं
उसके ऊपर किसी के ऊपर कभी कभी वो मैन मेड भी होती है प्रॉब्लम्स, कभी कभी वो नेचुरल कैलेमिटीज भी होती है, जैसे अर्थक्वेक्स होती हैं, जैसे बाढ़ आती है, या जहाँ पे कहीं और कुछ तबाही होती है। तो ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करना जरूरी हो गया था। फॉस्टरिंग ऑफ ह्यूमन राइट, फॉस्टरिंग यानी उनको एक बोलते हैं ना प्रोटेक्शन देना, किसको, मानवीय अधिकारों को, ह्यूमन राइट्स। जेंडर इक्वालिटी यानी, जेंडर इक्वालिटी यानी किसी भी आदमी और औरत में फर्क न करना, उनके बीच में समानता रखना। एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज नाउ एक्वायर्ड अ ग्लोबल डायमेंशन। जो भी एक जैसे मैंने कहा कि जो भी नेचुरल कैलेमिटी जैसे अर्थक्वेक, बाढ़, या और कोई आग, या और कोई तबाही होती है कहीं पे भी नेचुरल वजहों से, तो ये इनको भी ये ग्लोबली ये हम सबका प्रॉब्लम हो गया। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होता है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे केरोसिन हो, चाहे पेड़ पौधों को, या पानी हो, हमने इन सब चीजों को कई बारी मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम देखते हैं कि उनकी बहुत बारी हम ओवर यूज करते हैं, या उसकी वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट पे फर्क होता है। तो इन सारी चीजों को ना कि सिर्फ किसी एक कंट्री तक ये सीमित है, अगर ये प्रॉब्लम्स बढ़ गई तो बढ़ बढ़कर ये सारी दुनिया की प्रॉब्लम, जैसे अभी हम देखते हैं कि पोल्यूशन जो होता है ये ग्लोबल, जैसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये सारी चीजें क्यों, किस वजह से हुई है, क्योंकि एनवायरमेंट का बहुत सारे लोगों ने एज ह्यूमन बींग्स ने उसका ओवर यूज किया या एक्सप्लॉइट किया उन रिसोर्सेज को। इस वजह से आज हम देखते हैं हमारे पास कई सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो इन सब को क्या हो गया, एक ग्लोबल एक डायमेंशन मिला, यानी सबकी प्रॉब्लम हो गई, ये किसी एक देश तक सीमित नहीं रही। तो ये भी यूएन जो नेशन है ये भी उनको डील करते हैं। ओके, नाउ last we'll come to know at the most important part of the lesson is what is globalization। जैसे मैंने कहा कि पहले भी यूनिपोलर क्या होता है, यूनिपोलर ऑफ फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे एक कंट्री सुपर पावर होती है और सारी कंट्रीज उस पर डिपेंड होते हैं। बाय बायपोलराइजेशन क्या होता है, दो सुपर पावर्स के बीच में बाकी सारे कंट्रीज बढ़ जाते हैं। And now we are coming to the third one, which is important on a global and international level. Okay. Now, after the end of the Cold War, trade and economic relations between countries became more open. As being mentioned before, capital, labor markets, and information began circulating globally. The give and take of ideas among people all over the world grew. Due to the revolution in information and technology, different events and developments began to be known everywhere. The boundaries between nations did not remain as sacrosanct as they were before. अब मैंने कहा पहले भी, जैसे यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि अभी ग्लोबलाइजेशन के बाद में, कोल्ड पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ, लोगों को पता चला कि हमें हमारी जो कैपिटल, लेबर, मार्केट्स, इंफॉर्मेशन है उसको हमने सर्कुलेट करना है, वो सारे में बढ़ जाना है, तभी हमें फायदा होगा, गिव एंड टेक होगा, आपस में लेन देन होगा, तभी जाके वर्ल्ड जो है वो बढ़ने लगा। ड्यू टू रेवल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफरेंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट बिगेन टू बी नोन एवरीवेयर। जैसे हमें ग्लोबल न्यूज आने लगी, हमारी न्यूज बाकी कंट्रीज में जाने लगी, क्या हो रहा है, क्या हमारी नई डेवलपमेंट्स है, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन शेयर होने लगी। The boundaries between the nation did not remain sacrosanct as they were before. Boundaries का मतलब है सरहदें तो है, लेकिन ये नहीं कि हम अगर यहाँ के तो वहां के हम वहां नहीं जा सकते, एक दूसरे के कंट्रीज में हम जाने के लिए हमें आजादी हो गई, फ्रीडम हो गया। सैक्रोसेंट का मतलब है ये नहीं कि सिर्फ उन तक ही सीमित है कि यहीं पे जाना है भाई, इसके बाद तुम वहां नहीं जा सकते हो, यहाँ नहीं, ये हमारी सरहद नहीं है, या तुम वहां नहीं जा सकते, तो ये सिर्फ वहां तक ही सीमित नहीं रह गए, फ्रीडम हो गई है। ऑल दिस प्रोसेसेस आर टुगेदर कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ये जो सारी चीजें इकट्ठे, यानी किसी एक कंट्री या एक जगह तक सीमित ना रहना, चाहे वो पावर हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे रिलेशंस हो, चाहे ट्रेवलिंग हो, चाहे शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो, चाहे कैपिटल
शेयरिंग हो चाहे इकोनॉमिक हो, ये सारी चीजें जब किसी एक जगह या एक कंट्री तक सीमित ना हो, लेकिन सारे कंट्रीजों के बीच में फ्रीली जब ये शेयर होती हैं, तो इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। जस्ट एज ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट अस बेनिफिट, इट हैज आल्सो कॉज्ड लॉसेस। ये कह रहे हैं कि चलो ग्लोबलाइजेशन हुआ, सिर्फ हमारे पास सिर्फ फायदा ही नहीं हुआ है, उसके कई कुछ नुकसान भी हुए हैं। और क्या नुकसान है? फॉर एग्जाम्पल, as the economies of different countries got linked with each other, trade increased, economic unification grew, plenty of products became available in market, but at the same time, the gap between poor and rich nations did not reduce. अब क्या हुआ? जैसे हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के होने से क्या हुआ, आपस में तो जैसे हम देखते हैं कि चलो ट्रेड हो गया, रिलेशंस हो गया, जॉब्स होने लगे, लेकिन इन वजहों से क्या हुआ, जो रिच कंट्रीज है वो और रिच होने लगी, जो पुअर कंट्रीज है और पुअर होने लगे। तो ये सारी चीजें जो है वो उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ओके, इन दिस चैप्टर हमने क्या क्या स्टडी किया, कह रहे, we studied global developments from 1945 onwards. We understood the world in Cold War period, the arms race and the efforts at disarmament. We also learned about the meaning of globalization. ये सारी चीजें हमने इस लेसन में कवर किए। अब जो अगला चैप्टर है वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर होगा, तब हमें समझ में आएगा कि ये फॉरेन पॉलिसीज हमें क्यों करनी पड़ी, क्योंकि ये जो गैप है पुअर और रिच नेशंस में, उनको रिड्यूस भी करना था, और कई सारे फैक्टर्स है जिनके वजह से हमें जो है वो फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन नीतियां बनानी लागू जरूरी हो गई। ओके, सो नाउ फॉर द होमवर्क, नाउ लाइक आई हैव सेड, प्लीज यू विल बी राइटिंग अबाउट एन एसे टाइप, ऐसे यानी पॉइंट्स में आप लिखोगे फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, दैट इज वॉर हमें क्यों नहीं करना चाहिए, यानी वो कितना निरर्थक है, वॉर करना कितना निरर्थक है, उसकी जरूरत क्यों नहीं है, उसके क्या दुष्परिणाम है, और उसके क्या नफा है, नुकसान है, वो सारे के ऊपर आपको एक ऐसे लिखना है। मिनिमम आई वांट यू टू राइट एटलीस्ट इन अराउंड 250 to 300 वर्ड्स। इज दैट क्लियर? मुझे 300 वर्ड्स, ये नहीं कि इज और एंड और ए, उसको मैं वर्ड नहीं बोलूंगी, प्रॉपर वर्ड्स बोलूंगी, उसमें आपको मिनिमम 250 to 300 वर्ड्स के ऐसे लिखनी है। ओके, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? we'll end the lecture for the day. We have finished with this, and now in the next lecture I will be giving you the notes of this lecture, of this chapter. Then I will move on to the third chapter of history, and after that I'll be taking your test. Now in the first what you can say week of September, we will be having our first unit test based on these lessons. Please revise your lessons. यूनिट टेस्ट होगा, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, तो आप लोगों को वो एग्जाम होगा प्रॉपर, तो प्लीज रिवाइज दिस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर थर्ड लेक्चर, ऑफ योर थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, वी विल बी कंप्लीटिंग द यूनिट टेस्ट पोर्शन। ओके, तो इसके साथ हमारे यूनिट टेस्ट का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होगा, यानी 3 लेसन इसका हिस्ट्री का और 1 लेसन पॉलिटिकल साइंस का। तो प्लीज प्रिपेयर and send me your homework and all the notes without fail, all of you. ये अगर नहीं है, मैम ने ऑलरेडी कहा है, अनीता मैम ने ऑलरेडी कहा है, जो सबमिट नहीं करते उनके नाम दिए जाएंगे और उनको यूनिट टेस्ट में भी 0 मिलेगा और उनको अटेंडेंस भी एब्सेंट मार्क किया जाएगा। तो प्लीज कंपल्सरीली all of you share with me the homework so far given and also the notes. Is that clear? We'll end the day for today. Thank you, students.